हे गाइस, वेलकम बैक टू मनीषा कॉमर्स क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच है जो कैपिटल स्ट्रक्चर का, उसकी वीडियोस मैं करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेट इनकम अप्रोच का थ्योरी वीडियो भी है और उसका एक न्यूमेरिकल वीडियो भी है। ठीक है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। और जो इन लेक्चर्स के पीडीएफ्स होते हैं वो मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ। और जो पीडीएफ है, अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच से कि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या होता है। देखिए, हमने नेट इनकम अप्रोच पढ़ा था, राइट। तो नेट इनकम अप्रोच में हमने क्या पढ़ा था कि जब हम इक्विटी के साथ डेट यूज़ करते हैं तो उससे हमें बेनिफिट होता है। क्यों बेनिफिट होता है? क्योंकि जो डेट है वो एक लो इनकम, मतलब सॉरी, लो कॉस्ट सोर्स है। ठीक है, जब उसकी कॉस्ट है जो वो कम होती है, इससे हमें बेनिफिट होता है और हमारी ओवरऑल कॉस्ट है जो वो कम हो जाती है और हमारी जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, राइट। बट नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या है? वो इसके ऑपोजिट है, इसके उल्टा है। वो क्या बोलता है कि हमें डेट जो यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितना डेट यूज़ कर रहे हैं या कितना डेट यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम कोई भी रेशियो रखें, डेट और इक्विटी की वैल्यू एज ए फर्म की वो सेम रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए देखो उसने क्या बोला है। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच इज ऑपोजिट टू द नेट इनकम अप्रोच। ये क्या है? नेट इनकम अप्रोच के ऑपोजिट है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, फर्म वैल्यू इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन द कंपनीज डेट कंपोनेंट। मतलब कंपनी के डेट कंपोनेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कंपनी की वैल्यू के ऊपर। ठीक है जी। उसमें हम क्या देखते थे कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा डेट यूज़ करेंगे, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जो हमारी कम होगी ड्यू टू लेस कॉस्ट ऑफ डेट कंपोनेंट, राइट। और यहाँ पे क्या आता है कि जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना वो सेम रहती है। नेक्स्ट क्या है? वैल्यू ऑफ द फर्म इज डिपेंड अपॉन द नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसने क्या बोला है कि जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वैल्यू डिपेंड करती है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर। ठीक है, आगे देखिए। उसने बोला है कि वैल्यू ऑफ द फर्म है जो वो सेम रहने वाली है, चाहे आपका डेट कंपोनेंट कोई भी हो। चाहे आप 20 इक्विटी यूज कर रहे हैं, 80 डेट यूज कर रहे हैं, चाहे आप दोनों को 50-50 यूज कर रहे हैं, चाहे आप 80 इक्विटी और 20 डेट यूज कर रहे हैं, चाहे आप 0 इक्विटी और 100 डेट यूज कर रहे हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो भी जो हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म है वो सेम रहने वाली है। वैल्यू ऑफ द फर्म के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो इस केस में, ठीक है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में क्या माना जाता है, इसमें यह अज्यूम किया जाता है कि जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो सेम रहेगी। अगर हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही सेम रहेगी, ठीक है, चाहे कोई भी केस ले लें हम, तो हमारी जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो भी सेम रहेगी। तो चलिए देखते हैं इसने क्या क्या एज्यूम किया है, क्या क्या एजम्पशंस दिए हुए हैं। फर्स्ट है, डेट एंड इक्विटी आर ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, हम क्या मानते हैं कि हमारे पास सिर्फ दो ही सोर्स ऑफ फाइनेंस है, एक डेट और एक इक्विटी। नेक्स्ट है, देर इज नो रिटेन अर्निंग। कोई भी रिटेन अर्निंग नहीं होगी यहाँ पे। मतलब जो भी हम कमा रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारी अर्निंग है वो या तो डेट के इंटरेस्ट में चली जा रही है, और जो हमारे पास उसके बाद अर्निंग बचेगी वो सारी की सारी हम एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मतलब क्या है? डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 1। अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 1 का मतलब क्या है? जो हमारे पास अर्निंग है वो सारी की सारी एज अ डिविडेंड हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई भी रिटेन अर्निंग नहीं कर रहे। नेक्स्ट है, डिफरेंस बिटवीन फर्म वैल्यू एंड वैल्यू ऑफ डेट इज वैल्यू ऑफ इक्विटी। मतलब फर्म की वैल्यू में से हम जो डेट की वैल्यू है वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा। नेक्स्ट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज लार्जर देन कॉस्ट ऑफ डेट। ये क्या अज्यूम करके चलता है कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, नो टैक्सेस। और ये क्या अज्यूम करता है कि कोई भी किसी भी टाइप के टैक्सेस हैं जो वो नहीं होंगे। ठीक है जी। उसके बाद ये डायग्राम देखिए। डायग्राम में क्या बोला गया है कि जैसा कि हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ डेट है जो वो सेम रहती है, चाहे हम डेट कितना भी यूज कर रहे हैं, कम यूज कर रहे हैं तो भी, ज्यादा यूज कर रहे हैं तो भी कॉस्ट ऑफ डेट है जो वो सेम रहने वाली है, राइट। और इसमें ये क्या बोलता है? ये क्या बोल रहा है कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी सेम रहने वाली है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी है जो वो इंक्रीज होती रहती है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के इंक्रीज होने का रीजन क्या मान रहा है ये नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच? ये बोल रहा है कि जैसे जैसे हम डेट ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है, उससे हमें बेनिफिट तो होगा, ठीक है, हमारी अर्निंग ज्यादा होगी,
पर उसमें क्या होगा कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। रीज़न क्या है, क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल रिस्क है वो बढ़ जाता है। जैसे ही हमारा फाइनेंशियल रिस्क बढ़ना स्टार्ट होगा वैसे ही कॉस्ट ऑफ इक्विटी है जो वो भी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए हम डेट नहीं यूज कर रहे थे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इतनी थी, जैसे जैसे हमने डेट यूज करना शुरू किया वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़नी शुरू हो गई। रीजन क्या है, फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल रिस्क है जो उसका एक बर्डन पड़ जाता है कंपनी के ऊपर जब वो एक डिबेंचर्स को यूज करते हैं। जब डिबेंचर यूज करेंगी तो उनका एक फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाएगा, फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज होगा। जब जब फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज होगा तब तब कॉस्ट ऑफ इक्विटी है जो वो इंक्रीज होगी। ठीक है, इससे क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल है, ठीक है, कॉस्ट डिबेंचर यूज करने से वो डिक्रीज नहीं होती, वो क्या होती है, सेम रहती है। जैसे जैसे हम कहते हैं कि डिबेंचर्स का हमें बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, जैसे डिबेंचर्स का बेनिफिट हो रहा है वैसे ही हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी इंक्रीज हो रही है। इससे क्या होता है कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल है वो सेम रहती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, दिस फिगर शो दैट कॉस्ट ऑफ डेट दैट इज केडी, कॉस्ट ऑफ डेट को हम केडी बोलते हैं। ठीक है, एंड द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि केओ आर कांस्टेंट फॉर ऑल लेवल्स ऑफ लीवरेज। मतलब कोई भी लेवल ऑफ लीवरेज यूज कर ले हम, चाहे 20-80 80-20 कोई भी रेशियो यूज कर ले, जो कॉस्ट ऑफ डेट है एंड कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल है वो क्या है, सेम रहने वाली है। एज द डेट प्रोपोर्शन इंक्रीजेज, जैसे जैसे डेट प्रोपोर्शन इंक्रीज होता है द रिस्क ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑल्सो इंक्रीजेज। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे जैसे डेट प्रोपोर्शन इंक्रीज होगा शेयर होल्डर्स का रिस्क प्रोपोर्शन है जो वो भी इंक्रीज होगा, जिससे क्या होगा, अगर उनका रिस्क प्रोपोर्शन इंक्रीज होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी है जो वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज हो रही है ज्यादा डेट यूज करने से तो क्या होगा, जो हमें बेनिफिट होना था ना वो बेनिफिट है जो वो ऑफसेट हो जाएगा और हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जो वो सेम रहेगी। अगर हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम रहेगी, ठीक है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा हमारे डेट यूज करने से, तो हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म है जो वो भी सेम रहने वाली है। ठीक है, हाउएवर the increase in cost of equity is such that the overall value of the firm remain same। ये कैसे इंक्रीज होता है कि वैल्यू ऑफ द फर्म है जो वो सेम रहती है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखिए, वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू हम फर्म की कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे स्टार्टिंग में बताया। ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को हम जब कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल, ठीक है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ द फर्म। ये मैंने लिखा एनओआई, मतलब नेट ऑपरेटिंग इनकम, या और उसको ही बोलते हैं हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, उसको जब हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है जी, उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नेट इनकम आफ्टर इंटरेस्ट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में जब हम नेट इनकम अप्रोच पढ़ रहे थे तब भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया था। मैंने बताया था कि अर्निंग डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू 100, ये है हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला। तो अर्निंग क्या आती है, अर्निंग हम बोलते हैं नेट इनकम आफ्टर इंटरेस्ट को। ठीक है, अर्निंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से जब हम इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, अर्निंग आ जाती है। ठीक है, अर्निंग आ गई हमारे पास, और जब हमारे पास अर्निंग आ गई, अर्निंग को हम क्या करेंगे, वैल्यू है जो इक्विटी की इससे डिवाइड करके देंगे। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगी। राइट, उसके बाद वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इक्विटी की, जो ओवरऑल वैल्यू है फर्म की। ठीक है, ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म में से हम वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स को माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी। मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल नहीं करवा रही हूँ, इसका न्यूमेरिकल की मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।